फरहान ने शपथ ली। हवा में जो विशाल दिखाई दिया था वह सिर्फ एक बारीक भ्रम था और दक्ष पहले की तुलना में एक अलग जगह पर खड़ा था। फरहान इसीलिए धोखा खा गया क्योंकि यह तकनीक इतनी परिष्कृत थी। दक्ष और विशाल दोनों ने इसे अविश्वसनीय स्तर तक निखार लिया था। वह सोच ही रहा था कि वे दोनों वास्तव में एक दूसरे के लिए उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी हैं। अब तो यह तय कर पाना असंभव था कि सामने जो विशाल है वह असली है या नकली। उसने पहले ही सोच लिया था कि विशाल कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह कोई सुराग नहीं पकड़ सका। वह बहुत संभव है कि अपना सबसे प्रबल हमला किसी क्लोन पर कर दे और पीछे असली विशाल को खुला छोड़ दे। विशाल की युद्ध शैली खुद को इतने जटिल भ्रमों से ढकने की थी कि वास्तविकता से भेद करना असंभव हो जाता और वह फरहान जैसे योद्धा जो सीधे युद्ध कौशल पर निर्भर करते हैं को पूरी तरह मात देता। विशाल और दक्ष के बीच की लड़ाई शक्ति नहीं बल्कि तकनीक की थी। बाकी सभी लोग भी इस युद्ध को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। वे सब सोचते रहे कि सामने खड़ा विशाल असली है, लेकिन सच्चाई को पहचान पाना असंभव था। वे भी उसे उसके क्लोनों से अलग नहीं कर पाए। टीम जेनिथ के सदस्य आमतौर पर विशाल से लड़ने से बचते थे। वह बहुत ही डिस्गस्टिंग प्रतिद्वंद्वी था। युद्ध भूमि जल से भर गई और विशाल द्वारा पहले लगाई गई कलियां फटने लगीं। शुद्ध जल से बने कमल के फूल उन कलियों से निकले, प्रत्येक आनुवंशिक ऊर्जा से बनी एक जटिल रचना। जैसे जैसे फूल खिले, उन्होंने जल संरेखित आनुवंशिक ऊर्जा की तरंगें छोड़ी, जो हवा में टकराकर भीषण जल विस्फोट में बदल गईं। युद्ध भूमि शीघ्र ही गरजते समुद्र में बदल गई और लहरें दोनों योद्धाओं पर टूटने लगीं। कोई भी सामान्य शिकारी इस ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकता था। यह एक नई तकनीक थी जिसे विशाल ने कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया था, द लोटस ब्लूम्स। उसे पता था कि यह तकनीक दक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब तक वह हजारों कलियां इकट्ठी न कर ले, दक्ष इसे आसानी से निष्क्रिय कर सकता है। आखिर वह भी जल संरेखित शिकारी था और विशाल से अधिक अनुभवी भी। पहली बार जब विशाल ने यह तकनीक युद्ध में इस्तेमाल की तो दक्ष ने उसे पूरी शक्ति से हमला करने की अनुमति दी। वही एकमात्र मौका था जब दक्ष ने प्रशिक्षण में गंभीरता दिखाई थी। अंततः उसने ब्रूट फोर्स से सभी कलियों को नष्ट कर दिया। उसके बाद से दक्ष ने कभी भी उसे पूरी तरह ऊर्जा इकट्ठा करने का मौका नहीं दिया। जैसे ही कमल खिले, जल संरेखित आनुवंशिक ऊर्जा की घनता एक अहम स्तर तक पहुंच गई। अब मेरी तलवार का स्वाद चखो, विशाल चिल्लाया। जल संरेखित ऊर्जा दोनों योद्धाओं के चारों ओर सघन हो गई। द बाउंडलेस ब्लेड की आभा के साथ विशाल के पीछे एक विशाल शार्क प्रकट हुई, जिसने अपना विशाल मुंह खोल लिया, जिसमें दांतों की कई पंक्तियां चमक रही थीं। कैप्टन, मैं आ रहा हूं। द बाउंडलेस ब्लेड, शार्क्स राथ। विशाल ने तलवार नीचे गिराई और शार्क ने अपनी पूंछ हिलाई और दक्ष की ओर झपट पड़ी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि लगता था वह आकाश और पृथ्वी को भी निगल जाएगा, और उसकी भयावह ऊर्जा ने टीम जेनिथ और आध्या तक को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगर वह शार्क जमीन से टकरा जाती तो एक विशाल जल प्रलय सभी को बहा ले जाती। दक्ष मुस्कुराया, जैसे कोई पुरानी याद ताजा कर रहा हो। याद है, एक बार इसी तरह की लड़ाई हमने जेनिथ डोजो में की थी। उसने एक हाथ उठाया और उसके चारों ओर एक सांप की आकृति बन गई। एक काला सांप दक्ष की पीठ से निकलकर लहराया। उसने सिर उठाया और गहरे ऊर्जा की लहरें मैदान में फैल गईं। सांप की फुफकार से काले तरंगें उठीं, जो संपूर्ण युद्ध भूमि को क्षरणकारी ऊर्जा से भरने लगीं। टीम जेनिथ के सदस्य अब तक बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दक्ष भी रुके नहीं थे। विशाल शार्क के टकराने से पहले ही उसकी शक्ति क्षरण होने लगी। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी फेड। दक्ष ने मुक्का मारा, लेकिन विशाल उस मुक्के को सीधे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे पता था कि ऐसा करना मौत को बुलाना होगा। यहां तक कि येलुओ कबीले की सबसे बेहतरीन पुनर्योजी औषधि भी उसे एक हफ्ते तक बिस्तर पर रख देती। जैसे ही विशाल शार्क काले सांप से टकराई, उसका शरीर जल संरेखित आनुवंशिक ऊर्जा में विघटित हो गया। दक्ष ने हवा में लात मारी और 30 मीटर दूर खड़ा विशाल उड़कर
युद्ध क्षेत्र से बाहर जा गिरा और जमीन पर 100 मीटर तक फिसलता चला गया, जब तक कि उसकी गति पूरी तरह थम नहीं गई। तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यह साफ दिखता है कि तुमने स्पेशल और वाटर अट्यून्ड तकनीकों का मेल अपने शस्त्रागार में पूरी तरह से साध लिया है, दक्ष ने सराहना की। विशाल जमीन से उठते हुए आह भरकर बोला, आह, मैं अब भी बहुत कमजोर हूं। कैप्टन, अगर आप पूरी ताकत से मुझ पर हमला करते तो शायद मैं एक वार भी नहीं झेल पाता। विशाल की शार्क जैसे ही दक्ष के सांप से टकराई, तुरंत ही समाप्त हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके और दक्ष के बीच का फर्क अंडे और हीरे जैसा है। बकवास, तुम्हारा अब तक का विकास शानदार है। अपने चुने हुए कॉम्बैट स्टाइल और शिकारी के मार्ग में तुम मुझे पीछे छोड़ चुके हो। विशेष रूप से दक्ष ने विशाल से यह नहीं पूछा कि उसने कोई अंतर्ज्ञान पाया या नहीं। वह पहले ही अपनी कमियों की पूर्ति के लिए खुद की तकनीकें विकसित कर रहा था और अपनी क्षमता बढ़ा रहा था। इस बीच फरहान बिल्कुल एक सीधी भाले की तरह था, जिसमें कोई लचीलापन नहीं था। दक्ष को उम्मीद थी कि फरहान विशाल से कुछ सीख पाएगा, जो जल की तरह निराकार था, जिसे महसूस कर पाना मुश्किल था, जो बैटलफील्ड का रचनात्मक उपयोग करता था और जो अपने विरोधी को उलझाने, भटकाने, भ्रमित करने और धोखा देने के लिए दर्जनों तरकीबें जानता था। मैंने फरहान और विशाल दोनों को परख लिया है, अब अगला कौन है? मैं सौरभ आगे कूदा। फरहान की गति और ताकत के विपरीत सौरभ तीव्रता और धार पर केंद्रित था। दक्ष ने फरहान और विशाल के प्रशिक्षण से बहुत संतोष पाया था। सौरभ की आभा देखकर वह जान गया कि उसने भी जबरदस्त प्रगति की है। सौरभ भी दक्ष जैसे प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता था। उनका कैप्टन लगातार आगे बढ़ रहा था, इतना कि वे उसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। सौरभ ने हाथ उठाया और उसकी पोलार्म से चमचमाती रोशनी फूटी। ब्लाइंडिंग फ्लैश, 100 फोल्ड इको। सौरभ का शरीर हजारों क्लोनों में बढ़ गया, इतने अधिक कि वे पूरे आकाश को भरते लग रहे थे। सोने का बंटवारा। हजारों क्लोन एक साथ गोल्डन डिवाइड का प्रयोग करते हुए आकाश को सुनहरी पंखुड़ियों से ढंकते चले गए, जो युद्ध भूमि पर बरसने लगीं। परंतु वे पंखुड़ियां दक्ष को छूने से पहले ही किनारे निकल गईं। गोल्डन डिवाइड को इतनी दक्षता तक पहुंचाना जरूर गहन प्रशिक्षण का परिणाम रहा होगा, दक्ष ने कहा। सौरभ अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था, यकीनन न खत्म होने वाली मेहनत के कारण। 1 मिनट की लड़ाई शायद 10 वर्षों के अनुभव के बराबर थी। हजारों क्लोन मिलकर एक दल बनाते हुए दक्ष की ओर बढ़े और दक्ष मुस्कुराने लगे। दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो गए हो। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी क्वेक। दक्ष से निकलती आभा बांट जैसी, तूफान जैसी थी। उसने सारे क्लोन को नष्ट कर दिया और सौरभ की सुनहरी आभा बुझा दी। ये लो, एडमंटाइन ईजिस। सुनहरी रून की परत सौरभ की त्वचा को ढकने लगी, जो दक्ष के हमले को अवशोषित करने लगी। जमीन कांपी, आकाश थरथराया। दक्ष के घूंसे एडमंटाइन ईजिस से टकराए और एक विशाल घंटी की आवाज जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। ऊर्जा की तरंगें टकराव के केंद्र से फैलीं। टीम जेनिथ और आध्या ने अपने सिर पकड़ लिए, जैसे भीषण सिरदर्द हो रहा हो। रूणिक चिन्ह सौरभ के शरीर से लुप्त हो गए। ब्लाइंडिंग फ्लैश, 1000 फोल्ड एको। अगले ही क्षण सौरभ का शरीर हजारों भ्रमों में बंट गया और दक्ष गर्व से उसे देखते रहे। उसी समय उन्होंने अपनी पीठ के पीछे आनुवंशिक ऊर्जा की हलचल महसूस की। दिलचस्प। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं तुम्हारे पीछे हूं कैप्टन, सौरभ चहकते हुए बोला, यह सोचकर कि उसका धोखा सफल रहा। गोल्डन स्केल पाल्म स्प्लिट। सुनहरी आभा धरती पर गिरी। सौरभ की हथेलियां स्वर्ण प्रकाश से भर गईं और उसकी त्वचा पर सुनहरी परत चढ़ गई। उसकी आभा बदल गई और उसका दायां हाथ रोशनी से दमकने लगा। शरीर से प्रबल ऊर्जा निकलने लगी। सौरभ ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से मुक्का मारा, जिससे जबरदस्त ऊर्जा की लहर फैली। दक्ष ने उसका मुक्का सीधे अपने मुक्के से रोका, जिससे सुनहरी ऊर्जा जमीन पर फट पड़ी। परंतु सौरभ की छवि टूट कर गायब हो गई। वह तो बस एक क्लोन था। फरहान ने कड़वा हंसते हुए कहा, क्या तुम लोग कभी सीधे युद्ध नहीं कर सकते?
लेकिन सौरभ रुका नहीं। आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया क्योंकि उसके सारे क्लोन एकत्र हो गए। असली और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। गोल्डन स्केल पाल्म चिलिन। सौरभ और उसके सारे क्लोन हवा में उछले और एक समान क्रिया की। सबके शरीर से सुनहरी चमक निकली जिसने संसार को रोशन कर दिया। सुनहरी परत सौरभ के हाथों पर चढ़ गई जो और मोटे होते गए। उसके पीछे एक सुनहरा किलिन प्रकट हुआ। वह आगे बढ़ा और सुनहरे हाथ से दक्ष पर प्रहार किया, जिन्होंने अपने नंगे हाथों से उसका सामना किया। अगर कोई और उसकी इतनी जबरदस्त शक्ति के सामने बिना सुरक्षा आता तो सौरभ उसे घमंडी कहता, पर दक्ष को देखकर उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। दक्ष की हथेली ही उस विशाल किलिन को रोकने के लिए पर्याप्त थी। वह हाथ भले छोटा था पर उसमें भयंकर ताकत थी। कैप्टन, आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, सौरभ चौंक कर बोला। तभी दक्ष ने किलिन को उल्टा उसकी ओर फेंक दिया, जिससे सौरभ घबरा गया। उसने तुरंत एडमेंटाइन एजिस सक्रिय किया। सुनहरा किलिन उस पर टकराया और स्वर्ण प्रकाश में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद सौरभ अब भी खड़ा था। उसका कवच उसे 10 मीटर ऊंचा स्वर्ण दैत्य बना चुका था, जिसके चारों ओर रून चमक रहे थे। दक्ष ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। मैं तो यही कहने वाला था कि तुमने सिर्फ तकनीकें विकसित की, लेकिन शरीर नहीं। पर अब लगता है कि तुमने आक्रमण और रक्षा दोनों को समान रूप से निखारा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सौरभ ने जोर से सिर हिलाया। नहीं कैप्टन, बस कीजिए। आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैं हार मानता हूं। दक्ष हंसे। तुम में अब भी और संभावना है। ये लो, फिस्ट ऑफ द साइलेंट सी, फेड। दक्ष के एक घूंसे से काली ऊर्जा की एक उग्र लहर निकली जो सौरभ की ओर बढ़ती हर चीज को नष्ट करती चली गई। कैप्टन, इतना सीरियस मत होइए। सौरभ चौंक कर पीछे कूदा। अगर यह हमला लगता तो यह वाकई खतरनाक होता। सौरभ! सौम्या घबरा कर चिल्लाई। उसे दक्ष पर पूरा भरोसा था, लेकिन भाई को खतरे में देख उसका दिल कांप गया। तनाव में सौरभ की छिपी हुई क्षमता जाग उठी। उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा और उसके चारों ओर की रून घूमने लगी। गोल्डन स्केल पाम एक्सप्लोड। सौरभ की बाहों पर घने सुनहरे शल्क उभर आए और उसका दायां हाथ तेज रोशनी से चमकने लगा। उसके साथ साथ सुनहरा दैत्य भी हमला करने लगा, जिससे हमला एक नए स्तर पर पहुंच गया। सौरभ ने जबरदस्त ताकत और गति से दक्ष के काले सांप की ओर मुक्का मारा, लेकिन उसकी स्वर्ण शक्ति जैसे ही सांप के शरीर को छूती वैसे ही गल जाती। फिर भी उसका हमला धीरे धीरे दक्ष की ताकत को कम कर रहा था, बूंद बूंद करके। जैसे ही दक्ष की विध्वंसकारी आभा करीब आई, सौरभ ने एक प्रचंड समापन हमला किया। एडामेंटाइन एजिस, मार्शल गॉड। सौरभ का शरीर इतनी तीव्र सुनहरी रोशनी से चमकने लगा कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वह सुनहरी रूणों के तूफान से घिर गया। सुनहरा दैत्य अब पहले से 3 गुना बड़ा हो गया था और उसकी आभा कहीं अधिक भयावह थी। किसी वजह से वह दैत्य दक्ष जैसा दिखता था। दक्ष ने मन ही मन सिर हिलाया। जो शिकारियों के बीच सबसे ज्यादा छिपी क्षमता वाला था, वह ना तो विशाल था, ना ही सीधे युद्ध करने वाला फरहान, बल्कि फे की अवतार योगेश थी। लेकिन युद्ध क्षमता की बात करें तो यह सम्मान सौरभ को जाता था। यदि उसे थोड़ा न धकेला जाए तो उसकी असली शक्ति को समझ पाना असंभव था। गोल्डन स्केल पाम किलिन। सुनहरी रोशनी से जमीन नहा गई और सौरभ की हथेलियों से एक सुनहरा किलिन प्रकट हुआ। वह किलिन स्वर्ण रूणों से ढका था, जैसे कोई छोटा सूरज हो। जब वह दक्ष की विध्वंसकारी शक्ति से टकराया तो वह जीत गया। संसार में फिर से रंग लौट आया। सौरभ थका हुआ जमीन पर गिरा, आकाश की ओर ताकते हुए। उसने अपनी सारी ऊर्जा निचोड़ दी थी। अब तो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। सौम्या ने राहत की सांस ली। दक्ष ने ताली बजाई। बहुत शानदार सौरभ। आखिरी घूंसा वाकई कमाल का था। जो किलिन पहले क्लोनों की मदद से बुलाया जाता था, उसे अकेले बुला लेना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सौरभ उन्हीं शिकारियों में से था जो युद्ध में ही बढ़ते हैं। लड़ाई जितनी कठिन होती, प्रगति उतनी तेज। दक्ष को उसे आगे भी चुनौती देते रहना होगा। हां, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने हमलों को और शक्तिशाली बना सकते हो।
तुम शायद ब्लाइंडिंग फ्लैश और एडामेंटाइन एजेस मार्शल गॉड को मिलाकर कुछ नया कर सकते हो। इस मेल में बहुत क्षमता है। सौरभ ने पूछा। कैप्टन, आपने अंत में जो घूंसा मारा था वह कितनी ताकत का था? शायद मेरी अधिकतम ताकत का 100वां हिस्सा। दक्ष को जवाब देने में थोड़ा समय लगा। सौरभ ने निराश होकर हंसी हंसी। वह तो मरने के कगार पर था और दक्ष ने अपनी असली ताकत तो दिखाई ही नहीं थी। जैसा कि तुम जानते हो, अगर मैं पूरी ताकत से हमला करूं तो दूसरे क्षेत्र की संरचना ही नष्ट हो सकती है, इसलिए उससे ज्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। दक्ष ने कहा। अब ललितेश राय, तुम्हारी बारी है। आ रहा हूं कैप्टन। बहुत अच्छा, दिखाओ कि पिछले कुछ महीनों में तुमने कितना सुधार किया है। ललितेश राय ने तलवार से प्रहार किया और एक चांदी का ड्रैगन दक्ष की ओर बढ़ा। यह हमला दक्ष की अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने उसे एक पल में ही नष्ट कर दिया। विस्फोट में ललितेश पीछे गिर पड़ा। बुरा नहीं, एक प्रकाश अनुकूल शिकारी के रूप में तुम उतने ही तेज हो जितनी उम्मीद थी। उतनी ही तेजी? कैप्टन, मुझे तो आपका हमला दिखा ही नहीं। ललितेश हार नहीं मानने वाला था। लाइट ड्रैगन का शेष। उसने अपनी आनुवंशिक ऊर्जा को सफेद ड्रैगन के रूप में बदला और दक्ष की ओर छोड़ा। बहुत बढ़िया। दक्ष ने अपने बाएं हाथ के एक इशारे से ड्रैगनों को छितरा दिया, जबकि ललितेश एक प्रकाश किरण में बदलकर उसकी ओर बढ़ा। इनकैंडेसेंट वर्म का नृत्य। ललितेश ने प्रकाश से जगमगाते दर्जनों सांपों को बुलाया, पर वही हुआ, वे सांप दक्ष तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। ललितेश को शक हुआ कि दक्ष ने कोई चाल चली होगी। शायद आसपास की जगह को टुकड़ों में तोड़कर कोई रक्षा तैयार कर दी हो, या फिर जल आधारित ऊर्जा से अदृश्य तलवारें बना ली हों। उसने पूछा, कैप्टन, आप कर क्या रहे हैं? क्या तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बताएंगे कि वे क्या कर रहे हैं? दक्ष ने आंखें घुमाई। अगर बताएंगे भी तो झूठ ही बोलेंगे। क्या अब इसे मानसिक युद्ध भी बनाना है? ललितेश ने ईमानदारी से सिर हिलाया। विशाल से लड़ना ही मुश्किल था और दक्ष उससे भी अधिक चालाक था। पवित्र ड्रैगन का जन्म। ललितेश हवा में उछला और ड्रैगन के सिर पर जा खड़ा हुआ। उसकी तलवार प्रकाश से नहाई हुई थी। उसने तलवार ऊपर उठाई, जो प्रकाश की विशाल तलवार में बदल गई। शानदार! दक्ष मुस्कुराए। उन्होंने मुट्ठी बांधी और ऊपर से आती प्रकाश की तलवार पर प्रहार किया। काले कोहरे के विस्फोट में एक काला सांप ड्रैगन को निगल गया, जबकि ललितेश की प्रकाश तलवार नीचे आई। दक्ष ने नंगे हाथों से तलवार को पकड़ लिया। उस विशाल तलवार के सामने उनकी हथेली बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी पकड़ ने उसकी गति रोक दी। जैसे ही दक्ष ने तलवार को दबाया, वह हवा में बिखर गई। आर्कलाइट ड्रैगन्स इम्प्रिंट। ललितेश राय ने अपना बायां हाथ घुमाया, जिसके चारों ओर प्रकाश अनुकूल आनुवंशिक ऊर्जा की धारा इकट्ठा हो गई। यह ऊर्जा एक विशाल ड्रैगन के पंजे का रूप लेकर दक्ष पर प्रकाश की किरण की तरह टूट पड़ी। चमकदार प्रकाश से सभी दर्शकों को अपनी आंखें ढंकनी पड़ी। आओ! दक्ष का काला सांप आगे बढ़ा और प्रकाश की उस स्तंभ को निगल गया जिससे ललितेश दूर जा गिरा। वह अपने हाथ की पीड़ा से कराह उठा और सांसें भरने लगा। अरे माफ कीजिए, मैं कुछ ज्यादा उत्साहित हो गया। मैं जारी रख सकता हूं कैप्टन। ललितेश की आंखों में दृढ़ता लौट आई। दक्ष ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। तो ठीक है, जारी रखो। ललितेश ने कहा, मैंने आपकी एक तकनीक की नकल करते हुए अपनी एक विधा बनाई है कैप्टन, और मैं उस पर आपकी राय चाहता हूं। बहुत अच्छा। ललितेश का आभा मंडल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। प्रकाश से घिरे उसके शरीर से एक आर्कलाइट ड्रैगन प्रकट हुआ और ऊपर की ओर चक्कर लगाने लगा। लाइट्स बुलवर्क, 100 ड्रैगन्स सोरिंग। ललितेश ने आकाश की ओर मुक्का मारा और उसकी समस्त आनुवंशिक ऊर्जा उसकी मुट्ठियों में केंद्रित होकर दर्जनों ड्रैगन आकाश की ओर छोड़ दिए। ड्रैगनों की गर्जनाएं बिजली की तरह गूंजी और वे हवा में चक्कर काटते हुए जमीन की ओर झपटे। यह तकनीक दक्ष की फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी की एक भिन्न रूप थी, जिसमें काले ड्रैगनों की जगह ललितेश के सफेद ड्रैगन थे। गुणवत्ता और मात्रा में ये ड्रैगन दक्ष के समकक्ष नहीं थे, लेकिन इनमें ललितेश की अपनी पहचान थी। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, ड्रैगन्स रात। दक्ष ने मुक्का मारा
और उसकी आनुवंशिक ऊर्जा से एक रक्तवर्णी ड्रैगन का सिर प्रकट हुआ, जिसने ललितेश के ड्रैगनों को निगल लिया। यह ऊर्जा इतनी भीषण थी कि आकाश कांप उठा। जैसे ही ड्रैगन ललितेश से टकराने ही वाला था, दक्ष ने हाथ हिलाया और अपना हमला रोक लिया। ललितेश पसीने से तरबतर जमीन पर बैठ गया। दक्ष ने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं कैप्टन, आपकी ताकत पर विश्वास ही नहीं होता। क्या उस तकनीक से कुछ समझा? ललितेश कुछ पल सोचता रहा। कैप्टन, आपकी तकनीक इतनी अद्भुत थी कि मैं अभी सब कुछ आत्मसात नहीं कर पाया। फिर और सोचो, और जो समझ सको उसे अभ्यास में लाओ। दक्ष ने उसकी पीठ थपथपाई। टीम जेनिथ के सदस्य गहरे विचारों में डूब गए। हंसी ने सिर हिलाया जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। सौरभ ऐसा लगा जैसे उसने कुछ महसूस किया हो, लेकिन अगले ही क्षण वह भाव गायब हो गया। आध्या ने अपने भाई से पूछा, भैया आप इतने रहस्यमयी क्यों बनते हो? विशाल ने समझाया, हमारे कैप्टन का मतलब है कि हम उनकी तकनीकों, व्यवहार, दर्शन और युद्ध कौशल से सीख सकते हैं, लेकिन हम उनकी नकल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो अपना भविष्य बर्बाद कर लेंगे। दक्ष ने विशाल की बात पर सहमति में सिर हिलाया। जिन 4 शिकारियों की उसने परीक्षा ली थी, उनमें सौरभ और ललितेश दोनों उसकी तकनीकों से प्रभावित थे, जबकि फरहान अपनी राह पर अडिग था। लेकिन अब तक केवल विशाल ही ऐसा था जिसने बिल्कुल अलग अपना मार्ग तैयार किया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह टीम जेनिथ में सबसे बेहतर कर रहा था। हर शिकारी की अपनी ताकत और कमजोरियां थीं, और उनके वैभव का मार्ग अलग अलग होगा। युद्ध क्षमता में सौरभ सबसे आगे था। विशाल की तकनीकों में सूक्ष्मता और गहराई अद्वितीय थी, और फरहान का समर्पण एक दिन अवश्य फल देगा। अब 4 लड़कियों की बारी थी। मैं पहले आऊंगी। सौम्या आगे बढ़ी। उसके हाथों में गरुड़ धनुष प्रकट हुआ। लूनर फ्लेम शॉट। 3 तीर बैंगनी अग्नि से भरे उसके प्रतिद्वंदी की ओर उड़े। दक्ष ने एक हाथ घुमाया और तीनों तीर हवा में ही विस्फोटित हो गए। लूनर फ्लेम शॉट। अग्नि अनुकूल आनुवंशिक ऊर्जा सौम्या के शरीर से फूट पड़ी और वह आग में लिपट गई। उसने अपना विशाल धनुष खींचा। उसका दायां हाथ धुंधला पड़ गया जब अनगिनत बैंगनी तीर उसके धनुष से उल्का वर्षा की तरह निकले और आकाश को बैंगनी कर दिया। उसकी आभा ने युद्ध भूमि को एक दिव्य स्वप्न जैसा रूप दे दिया। हवा सूखी और तप्त हो गई, जैसे महाविनाश आने वाला हो। उस चमकीले बैंगनी आकाश के नीचे सब कुछ जलने लगा, लेकिन तीर दक्ष को छू भी नहीं पाए। यहां तक कि जमीन पर फैली बैंगनी आग भी उसे नहीं छू रही थी। सौम्या ने भौहें चढ़ाईं। उसने तीर छोड़ने की गति बढ़ा दी, जब तक कि उसके हाथ धुंधले न हो गए। बैंगनी तीर बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगे और दक्ष का आकार छिप गया। उसके तीर जब फटे तो 10 मीटर ऊंचे अग्निस्तंभ बन गए। पूरे 1 मिनट तक सौम्या ने तीर चलाना जारी रखा। वह हांफने लगी, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसे बस बैंगनी ज्वाला दिख रही थी। क्या बस इतना ही था? दक्ष की आवाज उन लपटों के बीच से आई। उसने एक उंगली चटकाई और ऊर्जा की तरंगें चारों ओर फैल गईं। चारों ओर की लपटें उसकी स्थान हेर फेर से बुझ गईं। बपतिस्मा ऑफ हेल फायर, फुल मून। सौम्या ने अपने चारों ओर खंजर घुमाए जब एक काला चांद आकाश में उगा और दक्ष की तरंग को रोक दिया। पूर्णिमा के साथ ही सौम्या जमीन से उछली और खंजर लेकर आगे बढ़ी। जमीन फट गई, लपटें आकाश की ओर उठीं, लावा की दरारें फैल गईं। उसके पीछे काला चांद, हवा उसके पंख बन गई। सौम्या बैंगनी आग की लकीर बनकर आगे बढ़ी। उसकी आभा इतनी प्रखर थी कि दर्शक दंग रह गए। हल्की सी सीटी सी सुनाई दी जब उसने एक गहरा लाल खंजर निकाला। जैसे ही उसने वार किया, दक्ष ने अपना शरीर घुमाकर वार से बचाव किया, उसकी कमर पकड़ी और एक टांग पर घूमकर उसकी गति को रोक दिया। सौम्या की आंखों में जुनून और अग्नि की चमक थी, जैसे वह दक्ष को जला देना चाहती हो। दक्ष ने सीधे उसकी आंखों में देखा और तेजी से घूमने लगा। सौम्या ने आंखें बंद की और आगे झुकी। तभी दक्ष ने अचानक उसे छोड़ दिया और वह भाले की तरह हवा में दूर जा गिरी। वह ऊपर ही ऊपर उड़ती रही जब तक कि एक पहाड़ के पास जाकर इतनी जोर से टकराई कि उसका शरीर आधा जमीन में धंस गया। टीम जेनिथ के सदस्य पीड़ा से सिहर उठे। दक्ष ने दोनों हाथ पीठ पीछे बांध लिए। क्या कुछ समझी? हंसी ने मुंह फेर लिया।
वह दृश्य और नहीं देख सकी। आध्या ने डांटते हुए कहा, भैया, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो जिंदगी भर अकेले रह जाएंगे। विशाल ने सिर हिलाया। मैं हमेशा यह सोचता था कि हमारे कप्तान की कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, जबकि उनका व्यक्तित्व और ताकत दोनों ही कमाल के हैं। अब मुझे समझ आ गया। आध्या ने झिड़का। भैया, क्या तुम माहौल नहीं समझ सकते? दक्ष ने आंखें घुमाई। तुम सब सोच क्या रहे हो? हम यहां ट्रेनिंग के लिए आए हैं, या क्या तुम सब सीमा रेखा के चारों ओर कुछ 100 चक्कर लगाना चाहोगे? विशाल ने जल्दी से चिल्लाया। शानदार कहां कप्तान, शानदार। हंसी ने धीरे से कहा, इस बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आध्या ने सिर हिलाया। सौम्या की तकनीकें बहुत अच्छी थीं। उसने अपनी जेनेटिक एनर्जी को एक चादर की तरह लपेट लिया था, जिससे उसकी आक्रामकता और रक्षा दोनों बढ़ी, और वो इसमें बहुत सुंदर भी लग रही थी। अगर वो मेरे भाई से नहीं लड़ रही होती तो निश्चित ही जीत जाती। सौम्या जमीन से बाहर निकली। उसका चेहरा धूल से भरा और कीचड़ से सना हुआ था। उसने गुस्से में चिल्लाया, दक्ष! उसके शरीर में जली हुई बैंगनी काली ज्वाला इतनी तीव्र थी कि आसमान को भी उसी रंग में रंग दिया। दक्ष ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, यही रवैया ट्रेनिंग में होना चाहिए, बट मुझे लगता है तुम अपनी आभा को और बढ़ा सकती हो। कल्पना करो जैसे कि मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं। क्या तुम्हें हमारी भिड़ंत से कुछ अनुभव प्राप्त हुआ? अनुभव, हरामी! सौम्या ने अपना गरुड़ धनुष प्रकट किया, जो तुरंत ही इतनी गर्म अग्नि से जल उठा कि वह हवा तक को जला सकता था। दूर खड़े टीम जनित के सदस्यों ने भी तापमान में तेज बदलाव को महसूस किया, और उस जलती हुई गर्मी ने उनकी त्वचा को चुभोया। आध्या ने दोनों हाथ उठाए और चिल्लाई, सौम्या, प्लीज यूं अंधाधुंध मत चलाओ, हम सब निर्दोष हैं। सौरभ का मुंह कस गया। लगता है मेरी बहन सच में नाराज हो गई है। हंसी ने आंखें घुमाई। मैं भी होती। कितना रोमांटिक दृश्य था, एंड फिर उसे यूं दूर फेंक दिया। अगर मेरा मास्टर ऐसा करता तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल तक न देखती। फरहान ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, मैं कप्तान की सोच समझ सकता हूं। हम ट्रेनिंग के बीच में हैं और वो सौम्या की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह... हंसी ने संकीर्ण दृष्टि से उसे देखा। इसीलिए तुम और मेरे मास्टर का प्रेम जीवन कहीं नहीं जाता। अगर मेरे मास्टर को कभी कोई औरत चाहिए होती तो झुंड के झुंड उनके बिस्तर तक पहुंच जाते, बट तुम... हंसी ने फरहान के हाथ में पकड़े भाले की ओर देखा। तुम्हारे पास बस तुम्हारा भाला ही रहेगा। अब तक हंसी लगभग टीम जेनित की सदस्य बन चुकी थी। इतनी सारी लड़ाइयों से वो गुजरी थी और अब सभी के साथ आराम से मजाक कर सकती थी। सौम्या ने ब्लैक सन चलाया, अपने चारों ओर बैंगनी काली ज्वाला का घेरा बना लिया। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली डेविल सोल सक्रिय कर ली और एक साधारण युवती से नर्क की योद्धा में बदल गई। उसकी ज्वालाएं इतनी तीव्र थीं कि उसकी कवच प्रकार डेविल सोल में दरारें आ गईं। उन दरारों से काली अग्नि रिसने लगी और उसके पैरों के नीचे की जमीन तपकर लाल हो उठी। अब सौम्या पूरी तरह नर्क की एक भयंकर योद्धा में बदल चुकी थी। उसके धनुष से उठती काली ज्वाला एक अनडेड फीनिक्स में बदल गई। क्या तुम अपनी आग पर नियंत्रण को अपने गुस्से के जरिए बढ़ा रही हो? दक्ष ने सराहना की। यह स्वाभाविक और प्रभावी तरीका है। अगर तुम अपनी भावनाओं की शक्ति को अपनी आग संलग्न जेनेटिक एनर्जी के साथ मिलाओ तो तुम अपनी ज्वाला की ताकत और तापमान को और भी बढ़ा सकती हो। सौम्या के चारों ओर की ज्वालाएं और भी अधिक उठने लगीं। आध्या ने माथा पकड़ा। भैया, सौम्या को उकसाना बंद करो। दक्ष उसकी ओर मुड़ा। उकसाना? मैं तो उसकी रणनीति पर टिप्पणी कर रहा हूं और प्रशंसा कर रहा हूं। आध्या ने आह भरी। बेचारी सौम्या। नेदरवर्ल्ड्स टोरेंशियल फ्लेम। सैकड़ों तीर चांदनी की किरणों जैसे दक्ष की ओर बढ़े। उनमें ऐसी ज्वाला थी जो भी छूती उसे भस्म कर देती। दक्ष ने हाथ उठाकर तीरों की बौछार को मोड़ दिया और अपनी बहन की ओर मुड़ते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? और स्पष्ट बोलो। आध्या ने कंधे उचकाए। मुझे कैसे समझाऊं? खुद ही निपटो। द 9 मून्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड। आकाश में 9 जलते हुए चंद्रमा प्रकट हुए। वे सूरज की रोशनी को भी ढककर जमीन की ओर गिरने लगे।
दक्ष ने आकाश में मुक्कों की बौछार भेजी, जिससे चंद्रमा हवा में ही फट गए और तीरों की वर्षा में बदल गए। अब दक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। सौम्या का क्रोध उसकी शक्ति को नए स्तर पर ले गया था। वह सामान्य से 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गई थी। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी, ड्रैगन्स रात। दक्ष ने रक्त से बनी एक गर्जती ड्रैगन को आकाश की ओर भेजा। अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं। ऊपर उड़ते सारे तीर उसी में समा गए। सौम्या लगातार तीर चला रही थी। उसका पूरा धनुष अब जल रहा था। उसने अपने सारे शेष तीरों की बलि देकर आकाश में एक चमकता हुआ काला चांद बनाया, जो किरणों में विस्फोटित हुआ। दक्ष ने एक ही मुक्के से उन किरणों को छितरा दिया, फिर चिल्लाया, आओ और जोर से अपनी सारी क्रोध और गुस्से को बाहर निकालो। सौम्या के चारों ओर की ज्वालाएं ज्वालामुखी की तरह फट पड़ीं और उनके प्रभाव से आसपास की जगह झुकने लगी। टीम जेनिथ के सदस्यों ने साफ महसूस किया कि उसकी जेनेटिक एनर्जी कितनी प्रबल हो गई है। उनके चेहरे चिंतित हो उठे। सौम्या की ज्वालाएं इतनी भयावह थीं कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था, यहां तक कि फरहान और सौरभ भी नहीं। उनके सबसे ताकतवर हमले भी शायद सौम्या की ज्वालाओं को नहीं हरा सकते। विशाल का मुंह मरोड़ा। भविष्य में हमें सौम्या को गुस्सा दिलाने से बचना चाहिए। उसकी जल प्रतिरूप तकनीकें उसकी गर्मी में तुरंत जलकर नष्ट हो जाएंगी। वह पानी आधारित शिकारी था और सैद्धांतिक रूप से आग वाले शिकारी पर उससे बढ़त मिलनी चाहिए। बट अगर वह सौम्या से इस हालत में टकराता तो तुरंत भाग जाता। एक प्रेम में डूबी औरत कितनी भयानक हो सकती है। हंसी ने बुदबुदाया। बाकी सभी ने तुरंत सिर हिलाया। अब हर कोई सौम्या से थोड़ा डरने लगा था, लेकिन दक्ष को उस गर्मी का कोई असर नहीं हो रहा था। वह वैसे ही ज्वालाओं के बीच चल रहा था, जैसे किसी बगीचे में फूलों का आनंद ले रहा हो। उसने पीठ के पीछे हाथ बांध लिए और सिर हिलाया। जारी रखो सौम्या, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी आग और भी शक्तिशाली हो सकती है। असल में वह उसकी परफॉर्मेंस से पहले ही बहुत संतुष्ट था। सौम्या की ज्वाला इतनी तीव्र हो गई थी कि वह दक्ष की पिछली शक्ति के करीब पहुंच गई थी। इस क्षण वह विपदा स्तर जीवन रूप से लड़ने की पात्रता प्राप्त कर चुकी थी। सौम्या ने आकाश की ओर दहाड़ मारी। उसकी देह से अग्निसंलग्न जेनेटिक ऊर्जा विस्फोट की तरह निकली और उसकी पिच काली आंखें लाल रंग में जल उठीं। उसके चारों ओर ज्वालाएं गरजने लगीं। उसने कोई तकनीक नहीं चलाई, फिर भी उसके चारों ओर एक काले तूफान ने आकार ले लिया और वह तूफान के केंद्र में खड़ी थी। जो भी उसकी दृष्टि में था जलने लगा। उसके पैरों तले जमीन से लावा निकलने लगा। जेनिथ के सदस्य और आध्या तुरंत पीछे हट गए। दक्ष उस तूफान की सीमा पर खड़ा था। काली ज्वालाएं सब कुछ भस्म कर रही थीं, लेकिन उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने ताली बजाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी शक्ति को बनाए रखो। सौम्या की विस्फोटक शक्ति अब दक्ष की उस शक्ति को भी पार कर गई थी, जब उसके पास कोई डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट नहीं था। तुम अद्भुत क्षमता दिखा रही हो सौम्या। उसके धनुष पर पिच काली ज्वालाएं चमकने लगीं, जिससे आग और भी उग्र हो गई। नेथरवर्ल्ड्स टोरेंटियल फ्लेम। सौम्या के धनुष से भयावह अग्नि की धार निकली, जो पहले की चंद्र प्रकाश जैसी तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसकी तकनीक की तीव्रता ने सभी को चौंका दिया। ज्वालाएं हवा में धनुष की तरह मुड़ीं और दक्ष की ओर जलप्रपात की तरह गिरीं। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी सोअर। दक्ष के एक पंच से वह जलप्रपात आग की बारिश में बिखर गया। टीम जेनिथ के सदस्यों ने तुरंत अपनी रक्षा की। फरहान ने अपने भाले से एक दिशा से आती ज्वालाओं को रोका। विशाल ने अपनी महान तलवार घुमाई, जिससे एक विशाल शार्क निकलकर तैरती हुई आगे बढ़ी। एडमेंटाइन ईजिस मार्शल गॉड। सौरभ के शरीर से सुनहरी रोशनी फूटी और उसकी त्वचा पर मंत्र घूमने लगे। उसकी आर्मर टाइप डेविल सोल ने उसे 10 मीटर ऊंचे सुनहरे दैत्य में बदल दिया, जो अपने साथियों की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। इन तीनों तकनीकों ने सौम्या के हमले के प्रभाव को संभाल लिया। लूनर फ्लेम शॉट, 9-फोल्ड फैंटास्मागोरिया। सौम्या के चारों ओर गाढ़ी लाल ज्वालाएं उठने लगीं और उसने एक और हमला किया।
9 बैंगनी काले फीनिक्स उसके चारों ओर से उठे और दक्ष की ओर बढ़े, लेकिन उसने एक ही पंच से उन्हें तोड़ डाला। बस इतना ही सौम्या? दक्ष थोड़ा निराश सा लगा। ऊर्जा के परिमाण की दृष्टि से सौम्या ने उसके पुराने स्वरूप को पार कर लिया था, लेकिन उसकी तकनीकें संकल्प और स्थिरता में कमजोर थीं। लूनर फ्लेम शॉट। सौम्या के शरीर से फिर से ज्वालाएं फूटीं, लेकिन क्रोध के बावजूद उसकी ज्वालाएं अब अपनी सीमा तक पहुंच गई थीं। वे ऊंचाई में बढ़ीं, लेकिन तापमान नहीं बदला। फिर बैंगनी काली अग्नि सौम्या के धनुष पर इकट्ठी हुई और एक शुद्ध काले तीर का रूप ले लिया। उसके पीछे काले रंग से रेखांकित एक सुनहरा गरुड़ प्रकट हुआ। जैसे ही उसने तीर छोड़ा, वह प्रकाश की किरण में बदल गया, इतना तेज कि समय और स्थान की सीमाएं भी पार करता लग रहा था। यह तीर कोई बड़ा विस्फोट नहीं लाया। दक्ष ने उसे 2 उंगलियों से पकड़ लिया और वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। बस इतना ही? उसने फिर पूछा और तीर को उंगलियों से मसलकर तोड़ दिया। सौम्या ने एक बार फिर धनुष खींचने की कोशिश की, लेकिन अगली ही घड़ी में दक्ष उसके सामने प्रकट हो गया। उसने तुरंत अपनी जेनेटिक एनर्जी को रक्षात्मक बना लिया, अपनी ज्वालाओं को भीतर घुमाकर हमलावर को दूर धकेलने का प्रयास किया। बेवकूफी है। दक्ष की हथेली, जो स्थानिक ऊर्जा की पतली परत से ढकी थी, ज्वाला की परत को चीरती हुई भीतर चली गई और जल्द संलग्न जेनेटिक ऊर्जा से सौम्या की ज्वालाएं बुझा दी। सौम्या ने फिर धनुष खींचा, लेकिन दक्ष दोबारा उसके सामने प्रकट हो गया। मैंने कहा, व्यर्थ है। उसने उसकी पेशानी पर हल्की सी चपत मारी और वह उड़ती हुई दूर जा गिरी। वह ध्वनि की गति को पार करती हुई एक पहाड़ से जा टकराई। पहाड़ फट गया। धूल और धुआं आकाश में उठे, लेकिन अगले ही क्षण पिच काली ज्वाला ने उसे उड़ा दिया। काली ज्वालाएं लावा की तरह जमीन पर फैलने लगीं। उन ज्वालाओं में लिपटी सौम्या धीरे धीरे सामने आई। उसकी पुतलियां अब काली ज्वालाओं से भर गई थीं और वह किसी नरक के राक्षस जैसी लग रही थी। टीम जेनिथ के सदस्य उसकी गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते थे और अब तो दक्ष को भी हवा में गर्मी का एहसास हो रहा था, अपने इंसुलेशन के बावजूद। शायद मैं कुछ ज्यादा कर गया, उसने सोचा। लूनर फ्लेम शॉट, एक्सटर्पेशन ऑफ द गरुड़ा। जैसे ही सौम्या ने अपनी जेनेटिक एनर्जी धनुष में उड़ेली, उसके पीछे एक गरुड़ की छवि प्रकट हुई। उसने तीर छोड़ा, जो हवा में एक मानवीय चेहरे वाले सुनहरे पंखों वाले पक्षी में बदल गया, जो आकाश में लाल रोशनी बिखेरता हुआ उड़ गया। वह लाल अग्नि से दहकने लगा। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि लगता मानो यह संसार ही जल जाएगा। सौम्या के हमले ने आकाश और धरती को जला डाला। चारों ओर अंधकार छा गया। दक्ष ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से कहा, डिजास्टर ग्रेड। हालांकि सौम्या ने अब भी डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म की सीमाएं पार नहीं की थीं, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसे प्राणी को हराने की क्षमता रखती थी। उसकी तकनीकों में अब सच्ची शक्ति और आत्मा झलक रही थी। वे सिर्फ खोखले खोल नहीं थीं। दक्ष की आंखें गंभीर हो गईं और उसके चारों ओर की जगह मुड़ने लगी। रून क्वेल, एक ड्रैगन टर्टल की आकृति वाली पत्थर की पट्टियां आकाश में उभरी, जिसने पूरे क्षेत्र की अग्नि संलग्न जेनेटिक ऊर्जा को दबा दिया। दक्ष ने आकाश की ओर मुक्का मारा और उसकी जल संलग्न जेनेटिक ऊर्जा ने स्थानिक नियंत्रण के साथ मिलकर ज्वालाओं को एक झटके में बुझा दिया। यहां तक कि क्रोध से पागल हो चुकी सौम्या भी दक्ष को पार नहीं कर सकी। लूनर फ्लेम शॉट, एक्सटर्पेशन ऑफ द गरुड़ा। उसने फिर से अपना धनुष खींचा और अपनी शेष सारी जेनेटिक एनर्जी उसमें उड़ेल दी। एक गरुड़ की छवि हवा में उभरी और तीर के साथ उड़ चली। अभी तीर गिरा भी नहीं था कि जमीन से लावा उठने लगा, जिसने धरती और आकाश दोनों को जला डाला। यह मानना मुश्किल था कि यह हमला एक दूसरे क्षेत्र की शिकारिन द्वारा किया गया था, वह भी बिना किसी डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट के। वो क्रोधित गरुड़ सौम्या के पूरे क्रोध और शक्ति को लेकर सामने आ गया। इस बार दक्ष को इस हमले का सामना गंभीरता से करना पड़ा। यह अब तक के सौम्या के किसी भी पिछले हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दक्ष के लिए इस हमले से बचना या इसे नष्ट करना आसान था, लेकिन उसके पीछे टीम जेनिथ के सदस्य खड़े थे।
सौम्या स्वयं यह हमला करने के बाद जमीन पर निर्बल होकर गिर चुकी थी। उसकी सारी जेनेटिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अगर दक्ष गरुड़ को ऐसे ही नष्ट कर देता तो उसमें समाई काली ज्वाला विस्फोट कर जाती और टीम जेनिथ के सदस्य तथा सौम्या उसकी चपेट में आ जाते। टीम जेनिथ के सदस्य तो किसी तरह खुद को बचा सकते थे, लेकिन सौम्या अपनी वर्तमान स्थिति में उस विस्फोट को बिल्कुल नहीं झेल पाती। इसलिए दक्ष को उस पूरे हमले को शुद्ध रूप से अवशोषित करना पड़ा। आओ, मुझ पर वार करो। दक्ष के शरीर से जल संलग्न जेनेटिक ऊर्जा समुद्री भंवर की तरह निकलने लगी, जिससे धरती कांप उठी और आकाश थरथरा उठा। आकाश में काले दरारें उभर आईं। दक्ष ने अपनी उंगली को तलवार की तरह चलाते हुए द बाउंडलेस ब्लेड यॉर्निंग वेव सक्रिय किया। एक तलवार जैसी ऊर्जा की किरण ने गरुड़ को क्षैतिज रूप से काट डाला, उसके ऊपरी और निचले भागों को अलग कर दिया और उसके भीतर से हजारों ऊर्जा किरणों ने उसे फाड़ डाला। टीम जेनिथ के सदस्य इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। दक्ष ने तो केवल एक वार किया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे गरुड़ को हजारों वारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। विशाल के चेहरे पर संदेह था। सौरभ उस दृश्य को दोबारा सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेकार। फरहान ने भौहें चढ़ा लीं, फिर जैसे कुछ समझ में आया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ललितेश राय ने सिर हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। आध्या और हंसी स्तब्ध थीं, जैसे गरुड़ का वह विस्फोटकारी अंत उनकी आंखों के सामने अभी भी चल रहा हो। वह हमले में दक्ष को छू तक नहीं पाया। जब काली ज्वाला धीमे धीमे बुझ गई, दक्ष ने चारों ओर नजर डाली। जमीन पर लावा की धाराएं थीं और हवा गर्म और शुष्क हो चुकी थी। उसे क्षेत्र बदलना पसंद नहीं था, इसलिए उसे खुद ही युद्ध भूमि को मरम्मत करनी थी। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और हवा का तापमान जल्दी ही गिरने लगा, जबकि उसके पैरों से जल संलग्न जेनेटिक ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। काली ज्वाला के शेष अंश तुरंत बुझ गए। लावा कठोर होकर ग्रेनाइट में बदल गया। दक्ष ने उस पर पांव रखा और सिर हिलाकर संतोष जताया। अब युद्ध भूमि पहले से अधिक मजबूत हो गई थी। स्थानिक नियंत्रण के जरिए उसने ग्रेनाइट को समतल और सघन बना दिया था। हाँ, मैं बिल्कुल बेकार हूं। सौम्या निर्बल होकर जमीन पर पड़ी थी, इतनी थकी हुई कि अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने के बाद भी वह दक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। दक्ष ने उस हमले को न तो रोका और न ही झेला, उसने उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। सौम्या जानती थी कि वह दक्ष को चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कम से कम उसे थोड़ी परेशानी तो दे सकेगी, यह आशा थी। कितनी भोली थी वह। मैं तो समझ रहा था कि तुम बेहोश हो गई हो, दक्ष ने कहा। क्या आप मुझसे निराश हैं कप्तान? मैं अपनी भावनाओं और क्रोध के वश में आ गई और तब भी कुछ नहीं कर सकी। आपकी ताकत से मैं बहुत पीछे हूं। मैं किसी काम की नहीं रही। एक शिकारी और योद्धा के लिए आत्मनियंत्रण खोना पाप है, और फिर भी क्रोध में बहकर भी मैं आपको हरा नहीं सकी। उसकी सारी मेहनत दक्ष की शक्ति के आगे व्यर्थ लग रही थी। दक्ष ने लंबी सांस ली। किसने कहा कि तुम बेकार हो? उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। देखो मैं कहां खड़ा हूं। सौम्या ने पलकें झपकाईं। क्या मतलब? दक्ष ने समझाया। जब मैंने तुमसे पहले टीम जेनिथ के बाकी 4 सदस्यों से मुकाबला किया था तो मैंने एक कदम भी नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब देखो मैं कहां हूं और शुरुआत कहां से की थी। पिछले मुकाबलों में उसने जानबूझकर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलने का संकल्प लिया था। सौम्या बड़बड़ाई। लेकिन मैं तो लॉन्ग रेंज अटैकर हूं। दक्ष हंस पड़ा। जैसे बाकियों के पास लॉन्ग रेंज हमले नहीं थे, पर उनमें वो ताकत नहीं थी जो मुझे 1 कदम चलने पर मजबूर कर सके। लेकिन तुमने किया। तुमने मुझे काउंटर अटैक करने पर मजबूर किया। सौम्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। क्या तुम नहीं मानती कि मैं सिर्फ खड़े रहकर तुम्हारे तीरों से निपट सकता था? मैं आराम से तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म होने तक खड़ा रह सकता था। और अगर आप अपनी तलवार निकाल लेते? दक्ष ने आकाश की ओर देखा। वो फिर दूसरी बात होती। जैसा सोचा था। सौम्या ने भी आकाश की ओर देखा और लंबी सांस ली। शायद मेरी बातों पर विश्वास न हो, लेकिन टीम जेनिथ की बातों पर तो यकीन होगा, है ना? तब तक टीम जेनिथ के सदस्य वहां पहुंच चुके थे। योगेश ने कहा,
बिल्कुल सौम्या, तुम बेहद शानदार थीं। दूर से भी तुम्हारी ज्वालाओं की गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। सौरभ ने जोड़ा, दीदी तुम्हारा आखिरी तीर तो बहुत डरावना था। लगता है हम 6 मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते। विशाल ने सिर हिलाया, हम तो सिर्फ तुम्हारी ज्वालाओं के असर से ही लड़ने में लगे रहे, तीरों तक तो बात ही नहीं पहुंची। आध्या आगे बढ़ी और सौम्या का हाथ थाम लिया। सौम्या, मेरे भाई को नजरअंदाज करो। वो तो जैसे काठ का पत्थर है, सख्त और ठंडा। तुम उसके बिना कहीं बेहतर हो, ललितेश राय ने फुसफुसाकर कहा। यह सब तो इसलिए हुआ क्योंकि सामने पागल कप्तान खड़ा था। कोई और होता तो अब तक राख हो गया होता। दक्ष ने उसकी ओर देखा। लगता है तुम अच्छे से ठीक हो गए हो। क्या अब एक और राउंड हो जाए? लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ पोटेंशियल बाकी है जिसे निकालना होगा। अचानक ललितेश राय ने अपना हाथ पकड़ लिया। आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ! पुराने जख्म फिर से खुल गए। अब तो मैं गया। फरहान ने उसे ठेला। क्या? अभी तो येलुओ रिस्टोरेटिव पी थी ना। दफा हो, ललितेश ने उसे घूरा। वह जमीन पर लौटने लगा। आह, मेरा जख्म, मेरा जख्म! दक्ष ने फिर से सौम्या की ओर देखा। अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो क्या बाकी लोगों की बातों पर भी नहीं करोगी? सौम्या ने नजरें उठाईं और उसकी आंखों में देखा। क्या सच में ऐसा है? आध्या ने अपने भाई को हाथ से ठेला। जल्दी से सौम्या की तारीफ करो। दक्ष ने उसकी ओर देखा। मैंने तो लड़ाई के बाद कर ही दी थी, है ना? आध्या ने उसके पैर पर जोर से पैर मारा। करो ना, मैं गारंटी देती हूं सौम्या तुम्हारी तारीफ सुनना चाहती है। दक्ष ने सिर खुजाया। तुम्हारी विस्फोटक शक्ति इतनी है कि तुम डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स का भी शिकार कर सकती हो, और तुम उस समय के मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो जब मैंने यह शिकार शुरू किया था। उसका भाई सौरभ भले ही युद्ध के लिए बेहतर स्वभाव रखता हो, लेकिन सौम्या की तेज और शक्तिशाली हमले करने की क्षमता वाकई चौंकाने वाली थी। सौम्या मुस्कुराई और आध्या ने राहत की सांस ली। अब सौम्या खुश हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन तभी दक्ष ने अचानक सुर बदल दिया। लेकिन मेहनत जारी रखो। हमारी लड़ाई से कुछ सीखा क्या? आध्या ने अपना चेहरा हथेली में छुपा लिया। उसका भाई गंभीरता से कहता रहा, भावनाओं के आगे झुकना अच्छा नहीं होता। यह क्षणिक रूप से ताकत जरूर देता है, लेकिन एक शिकारी के तौर पर तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और नियंत्रित रहना सीखना होगा। हां, ऐसे तरीके हैं जिनसे भावनाओं को तकनीकों में ढाला जा सकता है, लेकिन यह तलवार की धार जैसी होती है, लाभदायक भी और खतरनाक भी। फिर दक्ष ने सभी की ओर देखा। मैं सिर्फ सौम्या से नहीं, आप सभी से कह रहा हूं, भावनाएं हमारी क्षमता को खोल सकती हैं, लेकिन उनसे उत्पन्न तकनीकें अक्सर अस्थिर होती हैं और शत्रु आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं। सभी ने सिर हिलाया। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं का स्वामी बनना चाहिए, उनका दास नहीं। उनसे मिलने वाली शक्ति का लाभ उठाओ, पर कभी नियंत्रण मत खो। फिर सभी ने दोबारा सिर हिलाया। ये सब पहले भी युद्ध भूमि पर थे। ये बातें उनके लिए नई नहीं थीं। दक्ष ने पूछा, सौम्या, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? सौम्या ने उसकी ओर आशा से देखा और सिर हिला दिया। नहीं। आध्या, क्यों ना तुम सौम्या को उठाने में मदद करो? आध्या ने अचानक पेट पकड़ लिया। भैया, मुझे अचानक पेट में दर्द हो रहा है। तो हंसी ही सही। आध्या ने हंसी की पिंडली पर जोर से लात मारी। आउच, मेरी टांग, बहुत दर्द हो रहा है। हंसी चिल्लाई। दक्ष ने उसे घूरा तो हंसी ने सांस खींचते हुए खुद को सीधा किया। अब दर्द चला गया। बहुत अच्छा, सौम्या की मदद करो। हंसी ने झुककर आदेश माना। आध्या ने लंबी सांस ली। भैया, तुम सारी जिंदगी अकेले ही रह जाओगे। दक्ष ने उसे घूरा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, पहले अपनी सोचो। अब तुम्हारी बारी है। आह, फिर से पेट में मरोड़ उठ रही है। किसी और को पहले भेजो। आध्या भाग गई। दक्ष ने योगेश की ओर देखा। तैयार हो योगेश। अब सौम्या की देखभाल हंसी कर रही थी। योगेश आगे बढ़ी, उसने अपना डैगर निकाला और युद्ध स्थिति में आ गई। बहुत अच्छा। अगर आध्या तुम जैसी समझदार होती तो मुझे कोई चिंता न रहती। कप्तान, मैं आ रही हूं। हरे प्रकाश की एक आभा ने योगेश को ढंक लिया। उसके बाल घुटनों तक लहराने लगे और पन्ने जैसे हरे रंग में बदल गए। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि टीम जनित के सदस्य मंत्रमुग्ध हो गए।
उसके शरीर से जीवन ऊर्जा इतनी तीव्रता से निकल रही थी कि नंगी आंखों से देखी जा सकती थी। वह मानो धरती से एकाकार हो गई हो। हाल ही में योगेश एवेटार ऑफ द फे पर काम कर रही थी और अब वह बिना किसी एक्सटर्नल फ्यूजन के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती थी। एवेटार ऑफ द फे, अर्थबाउंड प्रिजन। योगेश ने अपनी सारी संचित ऊर्जा को एक साथ मुक्त कर दिया। जमीन कांप उठी और हरे जेड जैसे असंख्य लकड़ी के ड्रैगन जमीन से बाहर निकल आए। विशाल बेलें ग्रेनाइट को तोड़ती हुई ऊपर उभर आईं। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी सोर। दक्ष ने मुक्का मारा जिससे जमीन टूट गई। उसकी ऊर्जा की लहरों ने बेलों को काटा, लेकिन वे तुरंत फिर से उग आईं। काफी परेशान करने वाला हमला है। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी क्वेक। दक्ष ने जमीन पर मुक्का मारा जिससे ग्रेनाइट का एक बड़ा टुकड़ा आकाश में उड़ गया। कप्तान, भूल गए कि आपका प्रतिद्वंद्वी कौन है? योगेश न जाने कब उसके सामने आ गई थी और उसकी हरी चमकती डैगर सामने चमक रही थी। दक्ष ने मानो पहले से ही उसका वार भांप लिया था। उसने 2 उंगलियों से उसकी डैगर को पकड़ लिया। मैं कैसे भूल सकता हूं? अब जब लकड़ी के आत्माओं का शमन वहां नहीं था तो योगेश को अपनी ही ताकत पर भरोसा करना था। उसका फ्यूजन उसे ताकत जरूर देता था, लेकिन वो ताकत उसकी अपनी नहीं थी और बैटलफील्ड पर वह स्थिर रहनी पड़ती थी, जो उसकी शैली नहीं थी। वह एम्बुश और योजनाबद्ध हमले में माहिर थी, ब्रूट फोर्स में नहीं। इसलिए उसने हाल ही में दोनों कॉम्बैट स्टाइल्स को मिलाकर एक नई शैली विकसित की थी। उसके चारों ओर की बेलें और लंबी और मोटी होने लगीं और उनमें पत्ते उगाए। पत्ते विशाल पेड़ों में बदल गए।